गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और भी किसी भी स्टेट का PCS हो, चाहे आपका HCS क्यों ना हो, इसका हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के लगभग 30 क्लासेस कवर कर लिया है। उस 30 लेक्चर में हमने एक टॉपिक कवर किया डिटेल में, जिसका नाम है नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम के लगभग आपने देखा 8 से 10 क्लासेस थी। इसमें हमने हर पहलू के पॉइंट को डिस्कस किया है, चाहे वो प्री के पॉइंट से हो, मेंस के हो, इंटरव्यू के हो। तीनों पॉइंट से हमने इसको पूरा 360 एंगल से इसको पूरा डिटेल कवर किया है। अब यहाँ से आपसे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप फंसोगे नहीं कभी भी ज़िंदगी में। किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो CET का हो, HSC, किसी भी तरह का एग्ज़ाम होगा, अब कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है। अब आपने डिटेल में थ्योरी तो कवर की मेरे साथ, एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करिए। आपको पता तो चले कि क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं, उसका लेवल क्या है, फिर आपको उसी तरह से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। आप देखेंगे अब आपको ना लेवल अलग दिखेगा, IAS का लेवल अलग दिखेगा, PCS का अलग दिखेगा, और जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनका लेवल आपको अलग दिखने वाला है। ठीक है। यदि आप भी CPF असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं या PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है, 82 954 47 652, इस पर व्हाट्सअप कर देना, आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। यहाँ शब्द आया आर्थिक वृद्धि, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कई बार क्या होता है, बच्चे इसको दोनों को एक ही मतलब समझ जाते हैं, और जबकि ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था, यदि कोई आपसे ये कहे कि हमारा देश इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का विकास हो रहा होगा। नहीं, जब तक विकास नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि हाँ लोगों का विकास हो रहा है। फिर लोगों का विकास भी एक पहलू है, फिर उसके नीचे भी हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि देश के केवल एक ही वर्ग का विकास हो रहा है, दूसरा वर्ग नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर उसके अंदर हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे हमने GDP देखा, फिर GDP की हमने आलोचना की कि हाँ भाई GDP बढ़ना जरूरी नहीं है कि देश की आय बढ़ेगी या लोगों का विकास होगा। उसमें क्या क्या समस्याएं थी, जैसे कंपोजिशन ऑफ GDP क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP क्या है, ठीक है, और एक्सटर्नलिटीज़ क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि पेड़ पौधे लगाना अच्छा काम तो है, पर GDP में काउंट नहीं होता। ठीक है। कई चीज़ें थी, जैसे कि मान लीजिए बार्टर सिस्टम के तहत जो एक्सचेंज होता है, वो अच्छा काम तो है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होती है, पर कोई मूल्यवर्धन नहीं होता। ठीक है, किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो भी GDP में काउंट नहीं होता। तो इस वजह से हमने देखा था कि ये कहना उचित नहीं है कि यदि कि GDP बढ़ रहा है, समझना इस बात को, कि यदि GDP बढ़ रहा है तो लोगों का विकास होगा। ठीक है, तो ये कहना उचित नहीं है। तो फिर भी हमने एक घुमा फिरा के एक कॉन्सेप्ट पे आए थे, जिसका नाम था पर कैपिटा इनकम। ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम में भी फिर हमने उसकी भी आलोचना की थी, पर कैपिटा इनकम की। हमने 2 देश लिए थे, A और B। हमने देखा एक देश की जो व्यक्ति की जो आय थी, तो उसमें 500 रुपये थी, और एक देश थे जिसमें आय थी कितनी थी, 10,000, 500। अब हमने जब दूसरे देश की एवरेज आय निकाली तो 10,000 आई, पहले देश की एवरेज आय निकाली तब भी 10,000 आई। तो पर देखने से तो लग रहा है कि जो एवरेज आय, यानी क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो एवरेज आय ही होती है एक तरीके से। ठीक है। तो जो एवरेज इनकम निकली तो दोनों की बराबर निकली, पर दोनों का अगर हम सूक्ष्मता से अध्ययन करें दोनों देशों का, तो वो दोनों देश हमें बराबर दिखाई नहीं देते। एक देश के अंदर इतनी गरीबी है और दूसरे देश के अंदर इतनी अमीरी है। तो यहाँ ये कह देना कि पर कैपिटा इनकम भी एक उपयुक्त माप है, वो हम नहीं मान सकते। ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं, GDP। तो GDP तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी समस्या है, एक तो मापने की समस्या, एक पूरा पूरा डाटा नहीं मिल पाता। दूसरा फिर हम देखेंगे उसमें कंपोजिशन। हमने देखा था कि कंपोजिशन, मान लेते हैं कि किसी देश ने 70% डिफेंस गुड बनाए हो और 30% कंज्यूमर गुड बनाए हो। अब क्योंकि GDP क्या कहता है कि आपका बेस ईयर है, उसके प्राइस गुणा में जो आपकी करंट ईयर की प्रोडक्शन है, उसको गुणा करके जो मूल्य आता है उसका मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं। और ये कैसे कैसे निकलता है पूरा डिटेल बता रखा है आपको।
मौद्रिक मूल्य निकल जाता है, वो उसका देश का जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो डिफेंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, यदि हम ज़्यादा डिफेंस गुड्स पे खर्च कर रहे हैं तो उस देश का जीडीपी बढ़ के तो दिखेगा, पर विकास नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों का विकास हुआ नहीं। यदि हम 70% गुड अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं और 30% गुड गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं, तब भी विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों की संख्या तो 10% होती है, 90% तो क्या है, गरीब है। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद भी एक उपयुक्त माप नहीं हो सकता। और ये आपने देखा मेरे साथ कि ये जो जीडीपी है, ये नेशनल इनकम है। ठीक है, और आपको पता है कि जीडीपी हम किस में निकालते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी मार्केट प्राइस। और राष्ट्रीय आय किस पे निकालते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये पूरा आपको डिटेल में बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जीडीपी है, एनएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, या फिर नेशनल इनकम है, तो ये है क्या बेसिकली, ये हमने क्यों बनाए थे? ये हमने इसलिए बनाए थे कि हम किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को जान सकें और दो देशों के बीच में उसका कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, तो जीडीपी तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कारण में नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लूप होल्स बहुत है, और वो लूप होल्स क्या थे पूरा डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है, नेट। ठीक है, घरेलू, घरेलू का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी, तो एनडीपी भी नहीं हो सकता। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एन, शुद्ध का मतलब नेट, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, और उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, एनएनपी, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पर कैपिटा इनकम। इन तीनों में, इन चारों में अगर बात की जाए कि कौन सा उपयुक्त माप होगा, तो क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यदि यहाँ हम क्वेश्चन ये होता कि पर कैपिटा इनकम में भी अगर हम यहाँ देखते कि एचडीआई, ठीक है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट वो कैसी है, तो फिर हम उन चीज़ों को क्या करते, क्लिक करते। अब यहाँ ऑप्शन क्या है, चार ही ऑप्शन है, चार ऑप्शन में ये हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति आय को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों का जीवन क्या होगा, अच्छा होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया था कि ए और बी दो देश हमने लिए थे, और उसमें हमने उनकी एवरेज आय देखा था कि दोनों देशों की एवरेज आय तो एक आ रही है, 10,000 आ रही है, पर दोनों देशों में क्या हो रहा है कि जो स्थिति है बड़ी ही भयावह है। एक देश अमीर है और एक देश में बहुत गरीबी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, चलिए, और ये देखेंगे आप यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ ये भी देखेंगे ये भी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय को हमने क्या कहा था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, इतना अच्छे से आपको बताया था डिटेल में, और आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताया था। ठीक है, नागरिकों द्वारा, यहाँ देखेंगे नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। राष्ट्रीय आय क्या नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के योग के बराबर होगी, ये कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय आय के अंदर जब तक हम क्या नहीं करते, विदेशों से प्राप्त आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नहीं जोड़ते, तब तक हम राष्ट्रीय आय नहीं निकालते। दूसरा, एक बात तो यही यहाँ पे फंस जाती है। दूसरा, कुल मूल्य के बराबर होगी। कुल मूल्य का मतलब क्या होगा, इसमें डोनेशनें भी शामिल होंगी, ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम भी शामिल होगी, जिसे हम क्या बोलते थे, गैर मेहनत की इनकम भी शामिल होगी, और हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसमें आप देखेंगे कुछ टैक्सेस भी शामिल होंगे, है ना, इंटरेस्ट भी शामिल होगा। तो उन सब को मैनेज करना, मतलब उन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद जब निकलती थी आय, वो कहलाती थी राष्ट्रीय आय। तो यहाँ ये कह देना कि कुल मूल्य योग के बराबर होगी, तो ये मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुल उपभोग और निवेश के योग के बराबर होगी, ये तो बिल्कुल ही गलत, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, क्या सभी व्यक्तियों की पर्सनल इनकम के बराबर होगी, ये भी कहना गलत है। उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी देश में क्या होता है, जो उत्पादित, यहाँ ये बात रखेंगे याद, अंतिम वस्तुओं की बात हो रही है,
फाइनल गुड्स की बात हो रही है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। हमने देखा कि इंटरमीडिएट गुड्स को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो डबल काउंटिंग को हमें प्रभावित करती है आगे जाकर, ठीक है। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की बात हो रही है, क्योंकि जीडीपी हो, नेशनल इनकम हो, उन सब के प्रोडक्शन है बेसिकली। आप यहाँ देखेंगे हो क्या रहा है कि हमारे पास उत्पादन के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। इसमें से जितना भी उत्पादन होता है, हर उत्पादन अलग होगा। जैसे आटा अलग है, ठीक है, चावल अलग है, दूसरा कपड़ा अलग है, मशीन अलग है, उत्पादन तो वो भी हो रहा है। बट वहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे कि आटा के लिए हम किलोग्राम की यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, पर वही किलोग्राम यूनिट का यूज़ हम कपड़े के लिए नहीं कर सकते। कपड़े के लिए हमें मीटर मापना पड़ेगा, ठीक है। और सर्विस के लिए तो हम किलोग्राम मीटर नहीं ले सकते, वहाँ हमें टाइम देखना पड़ेगा। तो इस वजह से बात ये उठी कि क्यों ना इनको कॉमन किसी एक ऐसी मुद्रा में माप लिया जाए जिससे क्या हो, दोनों का सभी के लिए एक समान मुद्रा बन जाए, हमारे लिए आसानी हो कैलकुलेट करने में। दूसरा तो फिर इस बात पे सहमति बनी कि क्यों ना इसको क्या कर लिया जाए, इन सभी का मौद्रिक मूल्य निकाल लिया जाए। मौद्रिक मूल्य का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे 1 kg आटा की वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं 30 रुपये है, और 1 मीटर कपड़े की वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं 50 रुपये। तो इनको जोड़ दिया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि आटा और जो कपड़े का उत्पादन हुआ उनका जीडीपी में योगदान 80 रुपये है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये ऑप्शन क्या रह जाएगा, सही रह जाएगा। इस वजह से हम क्या लेते हैं, मौद्रिक मूल्य लेते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। आर्थिक वृद्धि का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का परिचायक का मतलब बताता है कि कौन बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये कह देना कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नहीं, गलत बात। ये गलत है। क्यों नहीं होगा, देखिए वही बात आ जाती है कि हमें ये भी तो देखना है ना कि राष्ट्रीय आय जब हम निकाल रहे हैं उसमें किन किन लोगों की आय जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या गरीब लोगों की आय जुड़ रही है या अमीर लोगों की आय जुड़ रही है, ये भी तो फैक्ट मैटर करेगा। दूसरा, प्रोडक्शन जो होता है उसमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन किन लोगों के लिए हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेजोरिटी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन रिच लोगों के लिए हो रहा है और थोड़ा सा प्रोडक्शन गरीब लोगों के लिए हो रहा है, और जबकि जनसंख्या देखेंगे उल्टी हो जाएगी। अमीर लोग देश में कितने होंगे, किसी भी देश में 10% लगभग, और गरीब लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये कह देना कि वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये बिल्कुल गलत है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि होना, तो ये सही बात होगी। क्यों? क्योंकि यदि किसी देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तभी हम कह सकते हैं कि हाँ उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अभी भी हम शब्द यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज़ नहीं कर रहे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए जो पीछे क्वेश्चन था, अब सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। हमने जो बात की थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, दोनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अलग होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो मात्रात्मक होता है, क्वांटिटी वाइज होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटी वाइज होता है, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो बोल सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, पर होना क्या चाहिए, एग्जैक्टली डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से क्या रहेगा, पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन के हिसाब से क्या रहेगा, पर कैपिटा इनकम। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, आर्थिक वृद्धि की बात हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो बाकी तो सभी गलत हो जाएंगे। उसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न से किसके द्वारा की जाती है। तो हमने बताया था कि आपको जो नेशनल इनकम होती है उसका कैलकुलेशन एक संस्था के द्वारा किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सीएसओ, और आजकल इसका नाम क्या पड़ गया है, मोस्पी। ये पूरा आपको बताया था। तो यहाँ देख लीजिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, सेंट्रल ऑफ स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो इसमें तो ये तो सिंपल फैक्ट था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके द्वारा किया गया। तो हमें पता है कि ये सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था, पर यहाँ बात हो रही है कि सर्वप्रथम की बात हो रही है। सर्वप्रथम किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने।
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सबसे पहले हमने आज़ादी के बाद 1949 में क्या की, अपनी राष्ट्रीय आय का आंकलन करना शुरू किया, और उसके लिए जो ईयर लिया हमने, बेस ईयर, वो 48 और 49 को लिया, ठीक है। और उसके लिए कमेटी बनाई कि आप क्या करिए, पूरे देश की नेशनल इनकम निकालिए, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए पीसी महालनोबिस। और आपको पता होना चाहिए जो सेकंड हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो भी इसी मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। रिजर्व बैंक के द्वारा तो कभी भी नहीं किया जा सकता। योजना आयोग तो अब खत्म ही कर दिया, इसकी जगह नीति आयोग कर दिया। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ये क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा उद्योग मंत्रालय नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1998 में आया था, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से कौन सा एक साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? हमें किसकी बात करनी है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के हमारे पास क्या क्या पैमाने थे? तो हमने देखा, एक तो जीडीपी हो सकता है भाई, फिर उसमें भी दोष, एनएनपी हो सकता है, फिर उसमें भी दोष, पर कैपिटा इनकम हो सकता है, फिर उसमें भी दोष, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में क्या दोष था पूरा मैंने आपको बताया था, 2 देश लेकर एग्जाम्पल लेकर। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का एचडीआई क्या है, ठीक है, वहाँ का बेरोजगारी लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, डेथ रेट क्या है, हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि बर्थ रेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि हाँ, यदि इस एरिया का या इस देश का या इस राज्य का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बिल्कुल जीडीपी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जीडीपी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो ये मैंने लिखवा है कि ये आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, ये आर्थिक विकास के सूचक हो सकते हैं, पर ये हमेशा होंगे ये कहना उचित नहीं है ना। क्योंकि मान लीजिए जीडीपी जब हमने पढ़ा तो हमने देखा उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीडीपी में हम देख रहे हैं कि जो गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किन लोगों के लिए हो रहा है, यानी 70 या 80% प्रोडक्शन ऐसा तो नहीं अमीर लोगों के लिए हो रहा, गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा, तब हम कहेंगे कि जीडीपी का कोई रोल नहीं। और दूसरी बात ये भी थी कि जीडीपी कैलकुलेट करना आसान बात नहीं थी, है ना। क्योंकि आपने देखा हमारे पास 3 मेथड थे, तो 3 मेथड में क्या था कि आप क्या करिए, एक इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, और आपका एक वैल्यू एडिशन मेथड है। तो सबसे उपयुक्त मेथड हम एक्सपेंडिचर मेथड को मानते हैं कि आप जितने भी खर्चे हुए उसको ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। ट्रैक करने का मतलब है उसको जोड़ दीजिए। पर आपको ये भी पता है कि खर्चे जो ट्रैक होते हैं उसमें कई लोग तो, आप कहने का मतलब यह है कि जैसे आप दुकान पे गए, उदाहरण के तौर पे समझिए इस बात को, आप दुकान पे जाते हो, आप कितने ऐसे लोग होंगे जो बिल लेकर सामान खरीदते होंगे? आप में से लगभग 1% भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिल लेता हो सामान खरीदने के लिए। आपको बिल तो नहीं मिलता ना, ठीक है। तो यहाँ ये बात आ जाती है कि सही सही आंकड़ा हमारा कैलकुलेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जीडीपी एक हो सकता है पर उसमें भी समस्या है। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में वृद्धि, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। यदि वर्ल्ड बैंक से हमें कोई सहायता मिल रही है उसका आर्थिक विकास में क्या रोल है सैद्धांतिक रूप से? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी की बात हो रही है, ये भी हो सकता है। पर कैपिटा इनकम ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ क्या पूछा है? साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। अब इन क्वेश्चन को, इन ऑप्शन को देखिए, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। कन्वर्जन मैंने आपको पूरा डिटेल में करवा रखा था, ठीक है। अब यहाँ सब में क्या है? बाजार कीमत, बाजार कीमत, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल का मतलब ग्रोस, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। जीएनपी दे रखा है एट किस पे? मार्केट प्राइस पे। बाजार कीमत का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। अब हमें कहाँ पहुँचना है? राष्ट्रीय आय पर, ठीक है। अब देखिए हम कैसे पहुँचते हैं।
इतना पता चल गया हमें कि GNP एट मार्केट प्राइस दे रखा है, और हमें जाना कहाँ पर है, इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ। हमें दे रखा है GNP एट मार्केट प्राइस, और हमें जाना कहाँ पर होता है, NNP फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रोस, यहाँ पर क्या है, नेट। तो यहाँ पे ग्रोस है, यहाँ पे नेट है, तो नेट पर जाने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। क्लियर? उसके बाद यहाँ क्या है, नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ क्या है, नेशनल प्रोडक्ट तो सेम है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ क्या है, मार्केट प्राइस, यहाँ क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में क्या जुड़े होते हैं, मार्केट प्राइस में आप देखेंगे क्या जुड़ा होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जुड़े हैं, तब जाकर फैक्टर कॉस्ट में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ते हैं तब मार्केट प्राइस बनता है। यदि मैं मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूँ तो मैं फैक्टर कॉस्ट पे आ जाऊँगा। ये कन्वर्जन हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने दो चीज़ें देखी थी। ठीक है, यानी जो अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको तो घटाना है, प्लस कुछ सब्सिडी जो होती है जो सरकार देती है उसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो ये कहलाएगा, यहाँ से इस तरह से अगर इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ देखेंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को खोल के भी लिख सकता है, इसलिए मैंने तो पूरा डिटेल में आपको बता भी दिया था। ठीक है, डेप्रिसिएशन को वो क्या लिखता है, मूल्यह्रास। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में से मूल्यह्रास घटाकर। सही बात है। विदेशों से प्राप्त आय निकाल कर, विदेशों से प्राप्त आय का तो फंडा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी दोनों में क्या है, NP है यानी नेशनल प्रोडक्ट है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी जोड़कर। बिल्कुल सही बात है। देखिए मूल्यह्रास को घटाकर, यहाँ अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी अलग अलग लिख दिया, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ कहते, अगर यहाँ पर लिखा होता नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो हम सीधा क्या करते, जोड़ देते, कोई इशू नहीं है। तो मूल्यह्रास को तो घटाना है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर को भी घटाना है, इनडायरेक्ट टैक्स को भी घटाना है, और सब्सिडी क्या होती है, जुड़ती है। सब्सिडी क्यों जुड़ती है सारा मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? विदेशों से प्राप्त का कोई फंडा है ही नहीं इसमें, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन को हमने डिस्कस ही नहीं किया। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, नहीं, मूल्यह्रास तो घटेगा पर उसके साथ साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए IAS 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, और हमने कन्वर्जन बहुत डिटेल में पढ़ा था, और मैंने पूरा मैथमेटिकली आपको बताया था कि इसके 8 केस हो सकते हैं पूरा, कि आपने अगर मान लीजिए परमुटेशन चैप्टर पढ़ा है तो इसके 8 केस क्यों बनते हैं वो सारा बताया था। किसी देश के जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, किसी भी देश का जीवन स्तर हम देखते हैं कि किस तरह प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित का मतलब होता है कि यदि किसी देश का हमें बताना है कि वहाँ की जीवन स्तर कैसा है तो उसके उपयुक्त पैमाना क्या है, गरीबी के अनुपात से नहीं, प्रति व्यक्ति आय से, बिल्कुल सही, पर कैपिटा इनकम से ही हम क्या करते हैं, जांच करते हैं कि हाँ किसी देश का क्या है, जीवन स्तर कैसा है। राष्ट्रीय आय नहीं, बेरोजगारी की दर नहीं। फिर प्रति व्यक्ति आय में भी हम नीचे देखते हैं जैसे कि HDI, जिनके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूरा डिटेल में आपको बता दिया था। और ये देखिए UPPCS मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 नंबर में पूछा गया होगा, या बोल दिया गया होगा टिप्पणी करिए। यदि मान लीजिए आपको पर कैपिटा इनकम पे आ जाए कि टिप्पणी करिए, तो आप इसके फेवर में पॉइंट नहीं लिखेंगे, इसके इन फेवर में भी लिखेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि टिप्पणी करने पर हमें किस तरह से लिखना है, वो पूरा आपको बताया था कि इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे, तो आराम से आप 1 से 1.5 पेज भर सकते हो ना। ठीक है, वो सारे पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। तो ये क्या हो जाएगा, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है, ये कहना गलत है। ठीक है, कई बार क्या होता है, डाउन भी होती है, कम भी होती है, लगातार बढ़ना ये गलत बात है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर
रुपया सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये करंट से रिलेटेड है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आप अभी छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मैंने आपको अभी करवाया नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा डिटेल में अभी इसको पूरा हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो ऊपर से बस अंतर अंतर देखा था। इसको आप अभी छोड़ सकते हो क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनीत किया। तो सबसे पहले किसने बताया था? तो हमें पता है दादा भाई नौरोजी ने। IAS 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, इसको भी छोड़ दीजिए अभी। इस क्वेश्चन पे आइए। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है? तो हमने डिस्कस किया था कि भाई पहले जो राष्ट्रीय आय की जो माप निकालते थे, जिसमें हम देखते थे कि GDP, ठीक है, वो उसमें 2015 में एक तो चेंज किया गया, ठीक है। वो 2015 में चेंज किया गया। एक तो बेस ईयर बदला। बेस ईयर क्या होता है पूरा डिटेल में बता रखा है। दूसरा कि जो GDP पहले निकलती थी, ठीक है, वो निकलती थी फैक्टर कॉस्ट पे। अब किस पे निकलती है 2015 के बाद? मार्केट प्राइस पे, ठीक है। और ये इस बार ना IAS मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन था कि जो GDP है पहले फैक्टर कॉस्ट पे निकलती थी, अब मार्केट प्राइस पे निकलती है, इस पर टिप्पणी करिए। तो ये पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके थे हम, तो ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो 2 चेंज किए गए थे, कब? 2011-12 में। आपको पता है 11-12 हमारा क्या है, बेस ईयर। अब इस बेस ईयर को भी बदलने की बात चल रही है। तो बेस ईयर ना तो ज़्यादा पुराना होना चाहिए और ना ज़्यादा नया होना चाहिए, क्योंकि बेस ईयर मैटर करता है। अब देखिए कि 2022 में जो प्रोडक्शन हो रही है, उसकी प्रोडक्शन की जो हम गुना करते हैं कीमतों से, वो कीमतें कौन सी ले रहे हैं हम? 2011-12 की। अब बताइए कि यदि मान लीजिए किसी पेट्रोल का उत्पादन हो रहा है, 2011-12 में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 40 रुपये 50 रुपये लीटर थी, और उसको अब तब यहाँ जो वर्तमान में उत्पादन हो रहा है उससे हम गुणा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है GDP हमारी कम उठकर दिखती है सामने से। जो आगे जो GDP निकलती है तो वो कम निकलती है। पर हम करंट प्राइस पे भी नहीं इसको गुणा कर सकते थे। क्यों? करंट प्राइस में ये था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई प्राइस की वजह से GDP बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हुआ हो। क्योंकि सीधी सी बात है, GDP जो आती है निकल कर, वो निकलती है प्राइस गुणा में क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ है। यदि मान लीजिए, इसको हम इसी तरह समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये 2011 है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि गेहूँ लेते हैं, और गेहूँ का हम मान लेते हैं 10 kg प्रोडक्शन हुआ उदाहरण के लिए। और 2011 में क्या था कि गेहूँ का 1 kg का मूल्य कितना था? 15 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 kg गेहूँ का मूल्य, सॉरी 10 ले लेते हैं, 1 kg गेहूँ का मूल्य 10 रुपये था, तो 10 kg का कितना हुआ? 100 रुपये। तो 2011 की GDP में गेहूं का योगदान कितना था? 10 kg का 100 रुपये। अगर 2022 की बात की जाए, ठीक है, तो 22 में यदि मान लेते हैं हम कि केवल 8 kg ही गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है, और मूल्य कितना हो गया अब 1 kg गेहूं का? 20 रुपये, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 8 दूनी 16 यानी 160। अगर हम मूल्यों को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई GDP में ग्रोथ हो चुकी है। नहीं, आप प्रोडक्शन को चेक करिए। पहले 10 kg हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 8 kg। 2 kg प्रोडक्शन कम हो चुका है। GDP बढ़ी नहीं, एक्चुअल में कम हो चुकी है आपकी GDP। और वो जो डिफरेंस आ रहा है किस वजह से आ रहा है? कीमतों की वजह से आ रहा है। इन सब चीज़ों को तो हम पूरा डिटेल में उठा चुके हैं बात को, ठीक है। तो ये नॉमिनल और रियल GDP का कॉन्सेप्ट था, आपको बता चुका हूँ मैं पूरा डिटेल में। तो 2015 में क्या हुआ? बेस ईयर और आपका गणना करने के तरीके में भी परिवर्तन किया गया। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें हमने देखा इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड। तो इनमें सभी में दिक्कतें थी, तो एक्सपेंडिचर मेथड सब में उपयुक्त मेथड माना जाता है, तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। क्योंकि खर्चे तो हर कोई बता देता है, इनकम हर कोई नहीं बताता ना। तो खर्चों क्या करिए, हर कोई बताता है तो उसको ट्रैक कर लीजिए, क्योंकि खर्चे का संबंध प्रोडक्शन से होगा ही होगा। क्योंकि खर्चा किया आपने, किसी वस्तु और सेवा को कंज्यूम किया होगा। वस्तु और सेवा को कंज्यूम करने का मतलब कहीं ना कहीं वस्तु सेवा का क्या किया होगा? प्रोडक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो हाल ही का मतलब 2015 में किया गया था चेंज। आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया, बिल्कुल सही। आधार वर्ष भी चेंज किया गया, ठीक है, और आपकी जो गणना विधि है वो भी चेंज की गई। गणना विधि किसको लेके आए? गणना का मतलब कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। क्या लेके आए हम? एक्सपेंडिचर मेथड।
इससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, इनकम मेथड या फिर वैल्यू एडिशन मेथड भी यूज़ कर लिया करते थे। आधार वर्ष 2014 से बदल कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है, पर साथ साथ उसका कैलकुलेशन मेथड भी हमने यूज़ किया। साधन लागत से बदलकर बाजार कीमतों पर जाए, ये भी बात सही है। गणना चालू कीमतों से बदलकर स्थिर कीमतों पर की, ये तो गलत बात है, क्योंकि जो गणना होती है, कैलकुलेशन होती है नेशनल इनकम की या जीडीपी की, तो वो हमेशा से बेस प्राइस पे ही होती है, ठीक है। तो करंट प्राइस पे तो नहीं हो सकती, क्योंकि करंट प्राइस पे होगी तो वो बहुत आगे बढ़कर दिखती है। इस बात को हम उठा चुके हैं पहले क्लास में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान से लगाना इस क्वेश्चन को आंसर। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कीमतें और मौद्रिक आय, यदि मान लीजिए आपकी आय है 1,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर आपको मान लेते हैं कि 10 रुपये के हिसाब से कोई वस्तु मिल रही थी, आपकी आय हो गई 2,000 रुपये, ठीक है, और अब आपका जो प्राइस हो गया वो डबल हो गया। तो जो देखने में तो लग रहा है कि इनकम बढ़ गई है, पर आपकी अगर रियल वेज देखा जाए, रियल इनकम देखा जाए, वो तो कम हो चुकी है ना, या कहीं अपरिवर्तित रही है। यानी जिस रेट से, अगर यदि जिस रेट से इनकम बढ़ेगी, यदि उसी रेट से आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, तो आपकी रियल इनकम में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। और इसको भी हम पूरा एक उदाहरण के तौर पर हम इसको बता चुके थे, बताया था मैंने, एग्जांपल दे के आपको पूरा। जब मैं आपको पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम शायद बता रहा था, तो उसमें बताया था कि जो रियल वेज होता है, सॉरी क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी बता रहा था, शायद पोटेंशियल जीडीपी बता रहा था, तब बताया था मैंने कि जो रियल वेज होती है वो एक्चुअल में कम हो जाती है कीमतें बढ़ने की वजह से। और यहाँ कह रहा है कि कीमतें और आय दोनों बढ़ गई हैं। यदि प्राइस भी बढ़ जाए और आय भी बढ़ जाए, तो एक्चुअल में वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यदि दोनों समान रूप से बढ़े। ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि यदि मान लेते हैं, सीधा सा क्वेश्चन कह रहा है कि करंट प्राइस और बेस प्राइस। यदि मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये की वस्तु का उत्पादन किया, 100 रुपये की गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि करंट में उसका प्राइस कितना है, 20 रुपये, और बेस ईयर में उसका प्राइस कितना था, मान लेते हैं 15 रुपये, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कितना आता है, 2,000, यहाँ कितना आता है, 1,500। तो आप देखेंगे कि जो करंट मूल्य है, यानी आपका वर्तमान मूल्यों पर, चाहे यहाँ प्रति व्यक्ति आय हो, राष्ट्रीय आय हो, जीडीपी हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक होती है, स्थिर मूल्य मतलब बेस प्राइस से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये रहा बेस प्राइस पे 1,500 है, करंट पे कितना रहा है, 2,000। ये बात सच है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अब प्रश्न ये उठता है कि हम बेस प्राइस पे क्यों लेते हैं। कारण सिंपल है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होती है, महंगाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका इनकम है या राष्ट्रीय आय है या जीडीपी है, वो केवल केवल क्या हो रही हो कि मूल्यों में वृद्धि हो रहा हो, ठीक है, मूल्यों में वृद्धि होने की वजह से बढ़ के दिख रही हो। ऐसा हम नॉमिनल और रियल जीडीपी में उठा चुके थे इस बात को, ठीक है, और डिटेल में उठा चुके थे। तो ये कह देना कि मूल्य बढ़ने से जीडीपी बढ़ रहा है, तो एक्चुअल वो जीडीपी नहीं बढ़ती, वो सिर्फ मूल्यों की वजह से बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता एक्चुअल में, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कहने का मतलब यहाँ प्रश्न का ये है कि हम जो, यानी जो बेस प्राइस है वो क्यों लेते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से, कीमतों में परिवर्तन की वजह से, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या का तो रोल है ही नहीं, जनसंख्या का रोल पर कैपिटा इनकम में पड़ता है, ठीक है। पर यहाँ क्या कह रहा है कि व्यक्ति आय में वृद्धि क्यों हो रही है, और जनसंख्या का रोल पर कैपिटा आय निकालने में बढ़ता है, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन का नजरिया वो अलग है। मूल्य स्तर की वृद्धि दर नहीं, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर, ये बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी प्राइस बढ़ने से, प्राइस का मतलब महंगाई बढ़ने से, वो आपको आगे ज़्यादा बढ़कर दिखाई दे रही है, ठीक है। यदि आपने मेरे थ्योरी क्लासेस अटेंड की होती, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सोल्व कर पा रहे होते, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा डिटेल में कोर्स स्टार्ट किया गया है। कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, आप सभी क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में रहेंगे। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो, भारत में हो। जैसे
मान लेते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या है, नेपाल है। नेपाल का अगर कोई नागरिक मान लेते हैं पूरे दिन क्या करता है, नेपाल में काम करता है और जाकर भारत में खर्च करता है, तो जो नेपाल का नागरिक है ना, वो नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। क्योंकि सामान्य निवासी यानी नॉर्मल रेजिडेंस में सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना होता है, जो हमने डिस्कस भी किया था, उसका आर्थिक हित कहाँ पे है, वो पैसा खर्च कहाँ पे कर रहा है। पर इसमें भी अपवाद थे कि जैसे मान लीजिए बाहर कोई हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, मेडिकल सुविधा लेने जा रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि हम उसको कह देंगे कि सामान्य नागरिक नहीं, सामान्य निवासी नहीं है, वो भी सामान्य निवासी है, ठीक है। पर इसमें जो नॉर्मल रेजिडेंस होता है, इसमें एक कंडीशन थी कि यदि कोई भारत का नागरिक 1 साल से विदेश में रह रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ ये भी हमने सीखा था कि जो नॉर्मल रेजिडेंस होता है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, नॉर्मल रेजिडेंस एक ही हो सकता है, जबकि नागरिक 2 देशों के हो सकते हैं। नॉर्मल रेजिडेंस एक ही देश का हो सकता है, नागरिक 2 देशों के हो सकते हैं। इस बात का क्या प्रमाण है, क्योंकि खर्चा तो आप एक ही जगह करोगे ना, एक समय में, ठीक है। तो हमें सामान्य नागरिक को भी, हम सामान्य निवासी को भी हम समझ चुके थे नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है। उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राजस्व स्तर के भीतर हुई हो या बाहर हुई हो, क्या कहलाती है। पहला है GNI यानी ग्रोस नेशनल इनकम। यहाँ पे GNP भी आ सकता है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या उसको GNP बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, GNP बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, अब आपको लग रहा है कि सर इसको हम राष्ट्रीय आय क्यों नहीं बोल रहे हैं। राष्ट्रीय आय तब बोलेंगे ना जब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ेगा, कि हमने विदेशों से कितनी आय प्राप्त की और विदेशों को कितनी भेजी, उनका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और GDP तो अलग कॉन्सेप्ट है, GDP में सामान्य निवेशी का कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ हम देखते हैं सीमा, वहाँ देखी जाती है घरेलू सीमा। और घरेलू सीमा क्या क्या होती है, क्या क्या जुड़ता है, क्या क्या घटता है। ये जो हमारा देश है, ये जो आप सीमा देख रहे हो, ये घरेलू सीमा नहीं है, ये क्या है, भौगोलिक सीमा। घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा से कैसे बनती है, पूरा GDP के लेक्चर में बता रखा है, ये तो फ्री लेक्चर पढ़ा है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये NNP कब बनता, यानी ये भी क्या है एक तरीके से, निवल राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, NNP है ये, ठीक है। NNP कब बनता, जब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाता, जुड़ जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़े लेवल उठने लगेंगे, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखे में निजी आय, यहाँ बात हो रही है निजी आय के, और यहाँ क्या लिखा हुआ, PI। कहीं आप इसको PI समझ के पर्सनल इनकम मत समझ लेना। मैंने आपको बताया था पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट अलग है, प्राइवेट इनकम का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ बात हो रही है निजी आय की, डिटेल में बताया था। को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास नेशनल इनकम पड़ी है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पड़ा है, उससे आप क्या करिए, जो आपकी निजी आय है ना, आपके पास एक आय और है, निजी आय मतलब प्राइवेट इनकम पड़ी है, प्राइवेट इनकम, उसका एडजस्टमेंट करिए, उसमें बताइए कि क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, ठीक है। निजी आय का समायोजन करिए, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। अब जरा सहना समझना, राष्ट्रीय आय, अवितरित लाभ, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले ही कट सकते हैं, क्योंकि हमें समायोजन किस में करना है, राष्ट्रीय आय में, ठीक है। 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। आगे देखिए, अवितरित लाभ क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, किस में, राष्ट्रीय आय में। और अवितरित लाभ आप देखेंगे किसका हिस्सा होता है, प्राइवेट इनकम का। प्राइवेट इनकम में क्या हम अवितरित लाभ जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते, देखिए अनडिवाइडेड प्रॉफिट क्या होता है, कि मान लेते हैं कि ये A नाम की कोई फर्म थी, ठीक है, और इसने अपना व्यापार किया और बिजनेस कमाया, ठीक है। बिजनेस कमाने के बाद, व्यापार करने के बाद, इसके पास मान लेते हैं जो भी प्रॉफिट बचने के बाद 1,00,000 रुपये ऐसे बच गए कि जो सारा कुछ दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है, जो शेयर होल्डर थे उनका शेयर भी दे दिया, जो बैंक का लेना देना था कर्जा, सब कुछ देने के बाद भी जो यदि अमाउंट बच जाती है वो कहलाती है अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, ठीक है। क्योंकि ये किसी व्यक्ति को मिलता नहीं है,
इस वजह से हम इसको ना तो निजी इनकम में डालते हैं और ना ही प्राइवेट इनकम में डालते हैं, सॉरी निजी इनकम में और ना ही व्यक्तिगत इनकम में डालते हैं, क्योंकि ये किसी को मिलता नहीं है एक्चुअल में। ये कहाँ हो जाता है, कंपनी की रिजर्व में चला जाता है। भविष्य में यदि कोई मान लेते हैं कोई समस्या आएगी तो यहाँ से निकाल कर, ये तो मैंने अमाउंट वैसे लिख दी, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट होती है ये, ठीक है। भविष्य में कुछ कोई समस्या आई तो यहाँ से पैसा निकाल के उसको यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो अवितरित लाभ होता है वो क्या करते हैं, हम घटाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में किसी को मिलता नहीं है। तो यहाँ क्या कर रखा है, घटा रखा है, तो बिल्कुल सही बात है। अगले को क्वेश्चन को, अगले पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज भुगतान, ये क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब जरा समझना, मैंने आपको बताया था कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट या फर्म, कई बार क्या करती है, वो उसको पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा क्या कर लेती है, उधार ले लेती है। तो पैसा किस किस से उधार ले लेती है, किसी व्यक्ति से भी ले सकती है, ठीक है, बैंक से भी ले सकती है, किसी प्राइवेट फर्म से भी ले सकती है, ठीक है, फर्म से भी ले सकती है, व्यक्ति से भी ले सकती है। अब मेरे को बताइए, जब सरकार पैसा लेगी इन लोगों से, इन व्यक्ति, फर्म, गवर्नमेंट से, बैंक से, तो क्या सरकार इनको ब्याज नहीं देगी, देगी ना, बिल्कुल देगी। तो क्या करती है सरकार, क्या करती है, इनको ब्याज देती है। हम मान लेते हैं कि सरकार ने किसी व्यक्ति से क्या कर लिया, पैसा ले लिया उधार, तो क्या इसको ब्याज मिलेगा, व्यक्ति को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो अब ब्याज मिलेगा, तो यदि मान लेते हैं ये ए नाम का कोई व्यक्ति था, अब खुद को एज्यूम करिए आप थे, आप पे से सरकार ने लोन लिया 2 लाख रुपए का, क्या आपको ब्याज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या वो आपकी इनकम होगी, बिल्कुल होगी। क्या वो आपकी निजी आय होगी, बिल्कुल होगी। वो भी आपकी प्राइवेट इनकम है, ठीक है, वो आपकी क्या है, प्राइवेट इनकम है। ये तो है कि यदि सरकार ने आपसे लोन लिया, अब इसका उल्टा कर लीजिए, यदि आपने सरकार से लोन लिया, तो सरकार ने आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया, तो क्या आप सरकार को ब्याज नहीं दोगे, बिल्कुल दोगे। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो इसका मतलब क्या है, आप सरकार से लोन ले रहे हो, क्योंकि बैंक क्या है, सरकारी है, यदि सरकारी बैंक है तो, ठीक है। तो अब यदि आप सरकार से ब्याज पैसा ले रहे हो तो आप सरकार को भी तो ब्याज दोगे ना। तो जो ब्याज जाएगा, क्या वो आपकी इनकम में से नहीं जाएगा, तो वो आपकी निजी इनकम में से कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा नहीं होगा, घटेगा ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इस वजह से यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज भुगतान, तो ये क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और यहाँ हम जोड़ते तब इसको, जब यहाँ ये होता परिवारों को किया गया नेट भुगतान, ब्याज भुगतान, परिवारों को, जब यहाँ परिवारों को लिखा होता तब हम ये मान लेते कि सरकार ने परिवार को ब्याज दिया, यानी सरकार ने कभी लोन लिया होगा किसी पर्सनल व्यक्ति से, ठीक है। परिवार का मतलब क्या है यहाँ पर, पर्सनल व्यक्ति से, ठीक है, किसी निजी व्यक्ति से क्या किया होगा, लोन लिया होगा। पर यहाँ क्या हो रहा है, परिवारों द्वारा, यानी उस परिवार के द्वारा दिया जा रहा है सरकार को, तो ये क्या घटेगा, यदि लिया होता तो जुड़ जाता। तो यहाँ पे क्या है, सही है, बिल्कुल घट रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखिए, माइनस कंपनी कर, कंपनी क्या 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 होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। हमने देखा टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि ये जो कंपनी की आय पर लगता है, मान लेते हैं ए नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, इसने जो कमाया, ठीक है, उस पर इनकम टैक्स तो लगेगा। इनकम टैक्स कहाँ लगेगा, उसके एम्प्लॉय पे, ठीक है। दूसरा, इस पर एक निगम कर भी लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनी की आय पर जो कर लगता है, टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और वो हमने देखा था उसका सेटलमेंट कैसे करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पर सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है आप ये। अब जब आप अपने नोट्स उठाएंगे, प्राइवेट इनकम, ठीक है, और आपके पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद था सरकारों द्वारा, फर्म द्वारा, सरकार और फर्मों द्वारा परिवार को अंतरण भुगतान। यहाँ जो अंतरण भुगतान का मतलब पता क्या है, ट्रांसफरेबल इनकम। ट्रांसफरेबल इनकम का मतलब क्या था कि सरकार भी तो कई बार आपको कुछ कुछ फंड ट्रांसफ़र करती है। जैसे लॉकडाउन में 500 रुपये आए खाते में, तो वो क्या था, सरकारों के द्वारा जो अंतरण भुगतान था, वो तो आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो वो जुड़ेगा। यदि वो जुड़ेगा, इनकम की पार्ट, वो इनकम का पार्ट माना जाएगा तो वो जुड़ेगा, यदि इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा तो वो घटेगा। तो वो आपकी इनकम का पार्ट माना जाता है, तो इस वजह से क्या करता है, वो पर्सनल इनकम में क्या होता है, प्राइवेट इनकम में सॉरी जुड़ता है। इस वजह से यहाँ पे क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है। क्योंकि जो निगम कर है वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता, वो तो सरकार के खाते में जाता है ना।
वो आपके खाते में तो नहीं जाता, इस वजह से वो घटा रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि परिवारों द्वारा जो ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, परिवारों द्वारा किया जा रहा है, ना कि परिवार को। और अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, ये भी आप देखेंगे कि किसी को मिलता नहीं है, इस वजह से इसको घटाना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। आगे यहाँ निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च स्तर का संकेत नहीं करती। यदि हमें ये बताना है कि जो जीएनपी है, चाहे जीडीपी होता है यहाँ लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर कैपिटा इनकम होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ कुछ भी हो सकता था भाई, जीएनपी हो सकता था, नेशनल इनकम हो सकता था, जीडीपी हो सकता था, पर कैपिटा इनकम हो सकता था। क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है ये भी। यहाँ ये कहता है कि यदि मान लेते हैं कि किसी देश का, कहने का मतलब ये था रफली, जीडीपी हो, नेशनल इनकम हो, पर कैपिटा इनकम हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, यदि ये बढ़ता है तो हम ये क्या कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्थिक विकास की ऊंची दर संकेत नहीं करती। यानी कहने का मतलब है कि यदि ये बढ़ता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे विकास हो रहा है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और किन कंडीशनों में नहीं हो सकता है उसको हम देख चुके हैं जब आलोचना की हमने नेशनल इनकम और जीडीपी की। अब जरा ऑप्शन पढ़िए, क्या कहते हैं ऑप्शन। औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल हो जाता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ऐसा। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ बढ़ने में विफल हो जाता है, बिल्कुल भी रोल नहीं। ठीक है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। यदि आप गरीब और बेरोजगार होते जा रहे हो और इधर से आप कह रहे हो कि आपका जीएनपी बढ़ रहा है, तो ये सही इंडिकेटर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा। इस कंडीशन में जो आपकी जीडीपी का जो खर्च हो रहा होगा ना, वो लगभग आप देखेंगे 70 से 80% वो क्या हो रहा होगा, या तो डिफेंस गुड बन रही होंगी देश में, या फिर आप देखेंगे कि जो गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा होगा वो रिच लोगों के लिए हो रहा होगा। ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि यदि मान लेते हैं कि पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो पिज़्ज़ा तो आप देखेंगे कि पिज़्ज़ा तो कितने बंदे कौन खा सकता है, जिसके पास पैसा होगा। एक व्यक्ति जो डेली ही 300 रुपये कमा रहा है दिहाड़ी के, वो पिज़्ज़ा खाने की तो सोच नहीं सकता, क्योंकि पूरा पिज़्ज़ा, पूरी दिहाड़ी पिज़्ज़ा की कीमत में चली जाएगी, तो वो गैस कैसे भरवाएगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका गरीब सेक्शन है उसके लिए आप देखेंगे कि जो कंजम्पशन गुड्स है वो उसका उत्पादन क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर है। और आपने ये भी देखा कि पिज़्ज़ा का ये 70% 80% जो गुड्स और सर्विस का जो उत्पादन होगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, व्यापारी करेगा। और यहाँ व्यापारी में भी क्या जुड़ जाएगा फिर, आप इस चीज़ को ना उससे जोड़िए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स से। यहाँ जो, यदि इस देश के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी ना, ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ें देखने को आम हो जाएगी। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि उसके जो केंद्र में होता है वो होता है प्रॉफिट। उसको ये मतलब नहीं है कि जनता भूखी मरे या क्या किसको मिल रहा है या किसको नहीं मिल रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसके केंद्र में उसके सिलेबस में एक ही चीज़ होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। बस वो कैसे भी कमाए, वो नए नए गुड्स लेके आएगी, उसका नए नए रूप में फॉर्म चेंज करेगी पैसा कमाने के लिए कि कस्टमर आए। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्थिति हो रही होगी ना, यहाँ तो ये कह रहा है कि जीएनपी बढ़ रहा है, ठीक है, कि जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। यदि, सही बात है, यदि आपकी जीएनपी बढ़ रही है और यदि उसके साथ साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि यदि यदि उसके साथ साथ आपकी निर्धनता और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका विकास हो रहा है। हाँ, यदि आपको रोजगार भी मिलता और आपकी बेरोजगारी भी कम होती और आपकी गरीबी भी कम होती, तब हम कहते कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है कि जीएनपी आपकी रियल में बढ़ रही है। यहाँ रियल में नहीं बढ़ रही, दिख रही है, वो नंबर में दिख रही है बढ़ती हुई, पर सूक्ष्मता से हम उसके अंदर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक्चुअल में नहीं बढ़ रही। ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की राष्ट्र औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। औसत आय, पर कैपिटा इनकम, तो हमने देखा था कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है, एनएनपी, उस देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, और उस वित्तीय वर्ष की, जिस वर्ष की निकाल रहे हैं। जैसे वित्त वर्ष 21 और 22 की निकाल रहे हैं तो वित्त वर्ष 21 और 22 का नेशनल इनकम लेंगे और डिवाइड बाय वहाँ की कुल जनसंख्या, और इस जनसंख्या में भी हम क्या लेंगे, 2000, वही 21-22, यानी वही वित्त वर्ष। 2011 नहीं लेंगे, सेंसेक्स वाला खेल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे करंट ईयर की जनसंख्या और करंट ईयर का क्या लेना है हमें, इनकम लेनी है। तो यहाँ से जो डिवाइड करके जो आता है वो आपकी क्या कहलाती है, पर कैपिटा इनकम।
तो आप देख लीजिए, जिन व्यक्तियों की एकल आय, इसका तो कोई फंडा ही नहीं। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ये कहलाता है पर कैपिटा इनकम या औसत आय। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ता निम्नलिखित में से कौन से शामिल थे। मैंने आपको बताया था ये सारे लोग क्या हैं, शामिल हैं। आपने इनके पूरे डिटेल में देखा था कि दादा भाई नौरोजी ने कैसे निकाली, VKRB ने कैसे निकाली, फिरदौसी आजाद ने, RC देसाई ने। ये तो फैक्ट है ना, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले निकाली थी 1868 में, और कितने रुपये निकाली थी, 20 रुपये, ठीक है। और इन्होंने बुक लिखी थी द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें भी कई गड़बड़ियाँ थी। देखिए, जो दादा भाई नौरोजी थे, कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि इन्हें एजेंट वेजेंट भी बोला जाता है अंग्रेजों का, वो अलग बात है, उस पर हम फिर कभी देखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने बताया उस बुक में कि द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश ब्रिटेन में है ना, वो ब्रिटिश अच्छे हैं, पर जो ब्रिटिश भारत में है वो ब्रिटिश अच्छे नहीं है। हर जबकि सच्चाई ये थी कि दोनों एक ही था, कि जो ब्रिटेन में बैठे थे लंदन में, तो उसी के इशारे पे भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। तो यहाँ दादा भाई नौरोजी क्या कर रहे हैं कि जो ब्रिटेन के ब्रिटिश हैं वो तो अच्छे हैं, और जो भारत के ब्रिटिश हैं वो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश हैं वहाँ जो नियम कानून लागू होते हैं यहाँ वो लागू नहीं होते। यानी वो काउंटर तो कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों का काउंटर तो कर रहे हैं, बट वो भारत के ब्रिटिश को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि ये अन ब्रिटिश रूल है। अन ब्रिटिश का मतलब कि इनका जो व्यवहार है ब्रिटेन के ब्रिटिश के जैसा नहीं है, जबकि ब्रिटेन के ब्रिटिश को वो सही ठहरा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि दोनों क्या थे, दोनों ही गलत थे, दोनों का उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना था। और दोनों, यानी कहने का मतलब ब्रिटेन से ही सारी चीज़ें आती थी कि ये करना है वो करना है, उसी के आधार पर भारत में सारी पॉलिसी बनती थी। तो यहाँ ये कह देना कि वहाँ के ब्रिटिश अच्छे हैं यार, यहाँ के ब्रिटिश अच्छे नहीं है, तो ये गलत बात है, ठीक है। इस पॉइंट को लेकर भी इनकी आलोचनाएं होती हैं। ये तो इतिहास में हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन से ही आपको पता चल रहा है, इस बुक का पूरा नाम ये है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, ठीक है। एक्चुअली में जब ये बुक थी ना, इस बुक में ये बताने का प्रयास किया गया था कि कोई भी देश कैसे विकास कर सकता है, अपनी संपत्ति यानी अपनी वेल्थ का विकास कैसे कर सकता है, अपनी संपत्ति का विकास कैसे कर सकता है। इन्होंने सबसे जो जोर दिया वो दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर, ठीक है। और इनकी जो थ्योरी थी फिर वो 1929 में फेल हो गई जब महामंदी आई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोई भी इकोनॉमी होती है उसको पूरा का पूरा बाजार पे छोड़ देना चाहिए यदि आपको विकास करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब इन्होंने ये बुक लिखी, ये वही दौर था 1774-75 के आसपास, जब अमेरिका में रिवोल्यूशन हो रहा था, अमेरिकन रिवोल्यूशन हो रहा था, और अमेरिका क्या हो रहा था, आज़ाद हो रहा था। तो अमेरिका उसी समय आज़ाद हुआ, उसी समय इन्होंने ये बुक लिख दी थी। तो अब अमेरिका के लोगों को लगा कि अब जब 13 कॉलोनी जब आज़ाद हुई, अब तो वहाँ पे 50 स्टेट हैं, पहले क्या थे में 13 कॉलोनी थी, अब उसमें नए जुड़ चुके हैं बहुत, फिर उसको कभी बताया जाएगा उसके इतिहास को। तो अब वहाँ 13 कॉलोनी थी, अब 13 कॉलोनी ने सोचा कि अब हम आज़ाद तो हो गए ब्रिटिश से, जैसे भारत आज़ाद हो गया था ब्रिटिश से 1947 में। तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या तो ये थी ना कि अब तो हम जो किसी भी समस्या का जो ठीकरा था वो अंग्रेजों को फोड़ देते थे आसानी से, कि तुम हमारे यहाँ व्यवस्था कर रहे हो यार, तुम हमारी हमारी इकोनॉमी का तुमने नाश कर दिया, सही से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अब तो अंग्रेज जाने वाले थे। 1947 के बाद जो भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट करनी थी वो हमें खुद करनी थी। सेम इसी प्रकार अमेरिका में था कि अब जब वो आज़ाद हुई 13 कॉलोनी, अब उन्होंने कहा कि अब हमारे देश की इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी हो, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हो। तो उस समय जब ये जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बुक लिखी कि कोई भी देश कैसे अपनी वेल्थ यानी अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है, और उसने उसमें ये पॉइंट बताया कि यदि ये करता है कि पूरी इकोनॉमी को बाजार पे छोड़ दे, बाजार ही कीमतें डिसाइड करेंगी, बाजार ही सब कुछ डिसाइड करेगा, तो वो क्या कर सकता है, देश ग्रो कर सकता है। तो अमेरिका ने सीधे सीधे बिना कुछ देखे इसी पॉइंट को क्या कर लिया, इसी कॉन्सेप्ट को अपना लिया, और फिर इसका खामियाजा उसको 1929 में भुगतना पड़ा, जब वहाँ इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, महामंदी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता वस्तुएं, तो हमने देखा था कि जो गुड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है
कंजम्पशन, यानी जो आपने देखा था वस्तुएं होती हैं यानी गुड्स, दो टाइप्स की थी। एक तो थी आपका इंटरमीडिएट्स गुड्स, एक थी आपकी फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स में भी दो गुड्स थी, एक थी आपकी कैपिटल गुड्स और एक थी आपकी कंजम्पशन गुड्स यानी उपभोग वस्तुएं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, जिनको उपभोक्ता कंज्यूम करता है। ठीक है, और उपभोक्ता क्या होता है, ये पूरा मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। आहार, आहार को क्या उपभोक्ता कंजम्पशन करता है, बिल्कुल, तो ये उपभोक्ता वस्तु हो जाएगी। मनोरंजन, क्या इसको उपभोक्ता कंज्यूम करता है, ये वस्तु है ये सेवा है, तो सेवा की बात है, सेवा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका भी कंजम्पशन करता है, मज़े लेता है ना, एंजॉय करता है। वस्त्र, इसका भी कंजम्पशन करता है। तो उपरोक्त सभी 1 2 3 क्या हो जाएंगी, ये आपकी उपभोक्ता वस्तुएं हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है। तो मूल्यह्रास मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में कि मूल्यह्रास क्या होता है एक्चुअल में। ये एक तरीके का क्या होता है, फॉल द वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी जो आपकी संपत्ति है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं घिसावट। क्लियर, तो उसमें हमने देखा था कि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, देखने में आपको नहीं लगेगा घिस रहा है, ये अदृश्य होता है और उसका हर बार क्या करना पड़ता है, हमें एक फंड रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, उसका जैसे मान लेते हैं, इसको हमने कैसे समझा था कि मान लेते हैं एक मशीन है 1 लाख रुपए की है और इसकी जो जीवन अवधि है वो 10 साल है। ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 1 लाख को जितनी इसकी जीवन अवधि है, कुल कॉस्ट को जीवन अवधि से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो 10,000 रुपये क्या होगा, हर वर्ष प्रति वर्ष इसके मूल्य क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे यदि मान लीजिए आपने आज उसका मोबाइल ले लिया, कोई भी मोबाइल ले लिया, नया मोबाइल ले लिया। ठीक है, तो मोबाइल लेने के बाद आप उसको 5 दिन बाद बेचोगे, मान लेते हैं 10,000 का मोबाइल लिया, तो 5 दिन बाद वो 10,000 का नहीं बिकेगा, वो हमेशा कितने का बिकेगा, कम का बिकेगा। क्यों, क्योंकि उस पर क्या हो चुका है, डेप्रिसिएशन। जैसे ही कोई मशीन या वस्तु आप शोरूम से बाहर निकलती है, यानी दुकान से बाहर निकल जाती है ना, तो उसी दिन से उस पर क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन किन किन कारणों से प्रभावित होता है ये सब हम देख चुके हैं। उसमें भी हम 2 3 टाइप से होता है कि वस्तु का मूल्य कैसे कम होता है, सेवा का मूल्य कैसे कम होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम उसमें कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूल्यह्रास के बारे में बताना है। सकल मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटाना। ह्रास का मतलब क्या होता है, सॉरी को समिति विधि है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कहने का मतलब यह है कि सकल मूल्य में से मध्यवर्ती मूल्य को घटाइए। ठीक है, तो यदि हम ग्रोस में से यदि हम इंटरमीडिएट्स को घटाते हैं, इंटरमीडिएट्स को घटाते हैं, तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, वैल्यू एडिशन मिलता है। ठीक है, ये सही नहीं है। सकल निवेश में से मूल्य में किए गए लोग, बिल्कुल सही, यानी जो आपका सकल निवेश है उसमें से जो मूल्य निकलता है यानी ग्रोस में से। ठीक है, सकल निवेश में से, क्योंकि ये भी क्या होता है, एक तरीके का जो आपका मूल्यह्रास होता है, ये क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होता है। ये भी क्या था, एक तरीके का निवेश था ना, इस पूरा डिटेल हम पढ़ चुके थे इस बात को। तो सकल निवेश यानी ग्रोस में से निवेश के मूल्य में किए गए लोग को ही क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने और क्रय करने की क्षमता आय से होती है। बिल्कुल बात सही है, यदि आपके पास पैसा है तो तभी आप कोई खरीद पाओगे ना चीज़। मान लेते हैं आपको कोई दुकान से, मान लेते हैं कि आपको कोई मोबाइल खरीदना है, जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं होंगे, और पैसे का मतलब आपकी आय, यदि आपके पास आय नहीं है, इनकम नहीं है, तो आप कैसे खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे ना। तो ये बिल्कुल सही हो जाती है, ये तो जनरल क्वेश्चन है। आय की प्राप्ति लाभ लगान ब्याज के रूप में हो सकती है। तो हमने देखा था कि हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड में 4 ही क्या होती है, फैक्टर सर्विस होती है। ठीक है, और 4 ही क्या होती है, फैक्टर इनकम होती हैं, जिसको हम कारक सेवाएं और कारक आय बोलते हैं। जैसे लैंड फैक्टर सर्विस है, यानी आप मान लेते हैं कि आपने किसी प्रोडक्शन करने के लिए आपने किसी को क्या दे दिया, लैंड दे दिया। ठीक है, तो लैंड के बदले आपको क्या मिलता है, रेंट। ठीक है, उसके बाद लेबर हो सकती है, आपने कहीं काम किया, श्रम किया हो, लेबर के बदले आपको क्या मिलती है, सैलरी एंड वेजिस। ठीक है, उसके बाद होता है लैंड लेबर कैपिटल,
आपने किसी को पैसा दे दिया बिजनेस करने के लिए, उसके बदले आपको क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? उद्यमी। यानी आपने क्या दिया? अपना इन तीनों चीज़ों को रेगुलेट किया, अपना दिमाग लगाया, उसके बदले आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये 4 प्रकार की ही क्या हो सकती हैं? आय हो सकती है पूरे ब्रह्मांड में, और 4 प्रकार की फैक्टर सर्विस हो सकती है पूरे ब्रह्मांड में। तो आय की प्राप्ति लाभ से हो सकती है, लाभ का मतलब एंटरप्रेन्योर से हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। लगान मतलब कैपिटल से मिला होगा, लगान मतलब लैंड से मिला होगा, रेंट के रूप में। ब्याज मतलब कैपिटल से मिला होगा, ठीक है। तो इनके रूप में हो सकती है, बिल्कुल सही है। यहाँ 3 ही लिखी हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। उसके बाद है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के दौरान निम्न में से कितने प्रकार के मौलिक योगदान किए जाते हैं? हमें पता है कि किसी भी वस्तु या सेवा का यदि प्रोडक्शन होता है तो वहाँ 4 तरह की फैक्टर सर्विस चाहिए ही चाहिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब आपको लग रहा होगा सर कच्चा माल, ठीक है, कहाँ से आएगा? तो वो लैंड में ही इंक्लूड होता है। सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन लैंड में इंक्लूड होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन में कच्चा माल भी इंक्लूड होगा, और संसाधनों को हम पहले लेक्चर में पूरा डिटेल में कर चुके हैं। तो इस वजह से मैंने आपको कहा भी था कि वो पहला लेक्चर आप जरूर देखें। यदि आप कोर्स ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, यदि आप कहीं अपने आप सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, तो पहली क्लास मेरी इकोनॉमिक्स की देख लीजिए। आपका लगभग 40 से 45% आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा उसी एक क्लास में से, क्योंकि आपको उसकी समझ पता चल जाएगी कि आपको आगे पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि किसी भी वस्तु और सेवा का, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में क्या होगा, या तो किसी वस्तु होगी या सेवा होगी, उसका क्या होता है? उत्पादन होता है। कितने प्रकार के मौलिक योगदान दिए जा सकते हैं? यहाँ मौलिक योगदान देने का मतलब क्या है कि वो कितने प्रकार की सर्विस हो सकती है? मानवीय श्रम का योगदान, बिल्कुल, यानी लेबर की बात हो रही है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान, बिल्कुल, यानी किसकी बात हो रही है? नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब कहाँ होते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहाँ होते हैं? लैंड भी होते हैं, यानी लैंड की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही। पूंजी का योगदान, सीधी सीधी कैपिटल की बात हो रही है, बिल्कुल सही। यहाँ एंटरप्रेन्योर भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धित शब्द को सही स्पष्ट करता है? यहाँ मूल्यवर्धित शब्द है वैल्यू एडिशन, ठीक है। यहाँ मूल्यह्रास नहीं है, ये मूल्यवर्धित है, वैल्यू एडिशन की बात हो रही है। किसी फर्म का निवल योगदान, ठीक है, किसी फर्म का निवल योगदान, किसी फर्म का नेट योगदान क्या कहलाता है? वैल्यू एडिशन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। किसी परिवार की आय का प्रतिशत नहीं, बाह्य क्षेत्र में निवेश का प्रतिशत नहीं, राष्ट्र की आय का निवल लाभ नहीं, तो ये कहलाता है आपका किसी फर्म का निवल योगदान, वैल्यू एडिशन, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोक प्रशासन, सड़क, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, उपयुक्त में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आती है? 2 टाइप की वस्तुएं हो सकती हैं अगर हम स्वामित्व के आधार पर देखें, सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुएं, और एक होती है मिश्रित, जिसपे दोनों का अधिकार हो, जिसपे सरकार का अधिकार हो, सार्वजनिक वस्तुएं, जिसपे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी वस्तुएं, ठीक है, जिसपे दोनों का अधिकार हो, मिश्रित वस्तुएं। तो अब देखिए, लोक प्रशासन, प्रशासन किसके अंडर होता है? सरकार का, तो सार्वजनिक वस्तु होगी, बिल्कुल। सड़क किसके अंडर होती है? सरकार के, तो सार्वजनिक वस्तु होगी, बिल्कुल। क्या किसी ने सड़क पे आपको चलते रोका है कि ये मेरी प्राइवेट सड़क है, आप इस पर नहीं चल सकते? नहीं, जो सरकार की सड़क है उस पर तो आप चल सकते हो, और सड़क का मतलब यहाँ हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट सड़क के रूप में, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी सार्वजनिक वस्तु ही आई है, तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखिए, एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखते हैं आप सोल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यहाँ आप देखेंगे, वह निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और इस क्वेश्चन में आपको, इस तरह क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है, पहले प्रश्न को ध्यान से देखना है, और फिर देखना है, जैसे मैंने ये पढ़ा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मुझे यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने नीचे देखा कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या बात कर रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। वह विधि किसी राष्ट्र का सकल व्यय, ये जो मेथड दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? हमारे इनकम के मेथड दे रखे हैं, ठीक है। तो इनकम के जो हमारे पास मेथड होते हैं, आप देखेंगे कि नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास 3 मेथड थे। इनकम मेथड,
वैल्यू एडिशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सकल व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही, किसी राष्ट्र का सकल व्यय, तो सकल विधि में किसी राष्ट्र का सकल व्यय तो नहीं निकालते ना, किसी राष्ट्र का सकल व्यय निकाला जाता है नहीं, वहाँ के लोगों का व्यय निकाला जाता है। सकल व्यय तो नहीं निकलता ना, सकल व्यय का मतलब ग्रोस खर्चा तो नहीं निकलता, लोग जितना खर्चा करते हैं उनको हम ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। उस देश की जनता जितना खर्चा करती है उसको हम क्या कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, वो कहलाता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो किसी राष्ट्र का सकल व्यय कहना ये गलत होगा, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। उत्पाद विधि, किसी राष्ट्र के वस्तु और सेवाओं का मूल्य नहीं। वैल्यू एडिशन में क्या देखते थे हम कि वो कितना किसी वस्तु का वैल्यू एडिशन करके क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आय विधि, किसी फर्म द्वारा प्राप्त आय का समग्र योग। जब हम इनकम मेथड देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि कोई फर्म या कोई व्यक्ति कितनी इनकम क्या कर रही है, कैलकुलेट कर रही है, कितना इनकम क्या कर रही है, जोड़ रही है। उस टोटल आय को हम अगर यदि हम उसको ट्रैक कर लेते हैं तो हम इनकम मेथड बोल देते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दोनों गलत है मेरे हिसाब से। तो इसका देख लीजिए, एक और दो कहीं है, ये तो नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होगा, ये सही रहेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यहाँ ये याद रखना है, यहाँ पूछा गया कि कौन सा सुमिलित नहीं है, ये सुमिलित नहीं है। ये भी कन्वर्जन का क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद, तो लिख लीजिए, सकल का मतलब GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है। यहाँ पे सकल का मतलब GN और यहाँ पे क्या है, P, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, GDP और GNP में अंतर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे G है तो यहाँ पे भी G है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है, नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमें क्या जोड़ना पड़ता था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA, ठीक है। तो अंतर किसका हुआ, NFIA का, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्जन से आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 8-10 मिनट का वो सब टॉपिक था, और वहाँ से देखेंगे आप आपको लगभग बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ उपभोक्ता विशेष तक होता है, और जबकि निजी वस्तुओं का लाभ सबको मिलता है। देखिए, सार्वजनिक वस्तुएं वो होती हैं जो सरकार हमें देती है, तो सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ उपभोक्ता विशेष तक होता है, सही बात है। जबकि निजी वस्तुओं का लाभ सबको मिलता है, गलत बात है। जो प्राइवेट वस्तुएं होती हैं, निजी वस्तुएं होती हैं, उसका लाभ उसी को मिलेगा जो उसके लिए पे करेगा। यदि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो उस वस्तु को खरीदने के लिए आप जब पे करेंगे तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे, अदरवाइज आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है, जैसे 5 केजी गेहूँ मिलती है जोड़ के 1 महीने के हिसाब से, तो उसके हकदार आप हैं, वो सबको मिलेगी, चाहे वो अमीर है गरीब है। यदि सरकार ने जिसका नाम है राशन कार्ड में, उन सबको मिलेगी, वहाँ कोई पक्षपात नहीं किया जाता, ठीक है। और जबकि निजी वस्तु, क्योंकि वो क्या है, सार्वजनिक वस्तु है, और निजी वस्तु के संदर्भ में क्या देखा जाता है कि वो भाई, निजी वस्तु के संदर्भ में ये देखा जाएगा कि जो पे करेगा उसको वही उसका क्या करेगा, लाभ ले सकेगा। तो पहला तो मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। आगे हम देखते हैं, निजी वस्तुओं के मामले में जो कोई वस्तु के लिए भुगतान नहीं करता उसे लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप मान लेते हैं दुकान पर जाकर आप जब भुगतान नहीं करोगे किसी वस्तु के लिए तो आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी। वस्तु नहीं मिलने का मतलब है कि आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जबकि ऐसे मामलों में सार्वजनिक वस्तुएं अवर्ज्य हैं, क्योंकि जबकि ऐसे मामले में सार्वजनिक वस्तुएं क्या है, अवर्ज्य। अवर्ज्य का मतलब है कि आप भुगतान करिए ना करिए, सार्वजनिक वस्तु तो आपको मिलेगी मिलेगी। यदि सरकार की तरफ से यदि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है कोई चीज़, जैसे अभी आपने देखा था कि कोविड में क्या किया गया कि 500 रुपये सबको दिए गए, और प्लस जो गेहूँ दी गई वो डबल दी गई, ठीक है। यानी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी आपको प्रति व्यक्ति को 5-5 केजी के हिसाब से, यदि एक परिवार में मान लेते हैं 5 सदस्य हैं तो उसको 25 केजी गेहूँ फ्री मिली थी, ठीक है। उसके लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। तो वो क्या है, जबकि ऐसे मामलों में सार्वजनिक वस्तु अवर्ज्य है। अवर्ज्य का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी तरह से आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो सबको मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, यहाँ क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन अंतर से स्पष्ट करता है, ठीक है। ए
तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है गलत, केवल भी ये सही हो जाएगा, ना तो ये ना तो ये। जैसे ही ये गलत हुआ, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों तीनों ऑप्शन कट गए, ओनली ये बचा। वैसे भी हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रीन जीडीपी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। किसी देश के गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग की राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली है। तो ग्रीन जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को बताती है, और उसमें यानी जो आपका जीडीपी है, एक्चुअल जीडीपी है, ग्रीन जीडीपी कैसे निकलता था, जो आपका जीडीपी है उसमें से हम इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन माइनस कर देते थे। यानी मान लेते हैं आपने 100 रुपये का उत्पादन किया वस्तु और सेवा का, और आपने कुछ ना कुछ तो पर्यावरण को भी नुकसान किया होगा ना, आपने वो पर्यावरण का नुकसान तो काउंट किया नहीं। और जैसे ही आपने पर्यावरण का नुकसान काउंट नहीं किया तो उसको हम क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। मान लेते हैं आपने 30 रुपये का पर्यावरण का नुकसान कर दिया, तो आपकी एक्चुअल जीडीपी कितनी आई, 70 रुपये। ठीक है, क्योंकि ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लेके आया था, चीन लेके आया था 2004 में। एक्चुअली होता क्या है कि ग्रीन जीडीपी की शुरुआत चीन ने की। बताया कि देशों को भाई देखिए, आप जो कर रहे हो कि मान लेते हैं कि आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, पर आप नुकसान भी तो पहुंचा रहे हो ना। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बात बताई थी, हम जब जीडीपी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उन्हें एक चीज़ बात उठाई थी कि जीडीपी को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जीडीपी तो आज बढ़ा लीजिए आप, प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए, जीडीपी बढ़ जाएगा। क्योंकि जीडीपी किससे जुड़ा होता है, प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन की गुणा होती है बेसिक प्राइस से। आज हम मान लेते हैं अभी बात चल रही है कि जो बेस ईयर है उसको चेंज करना है। जैसे ही बेस ईयर चेंज होगा ना, वो 2021-22 के आसपास, यदि मान लेते हैं 21 और 22 बेस ईयर बनता है, तो वर्तमान कीमतों से क्या होगी, प्रोडक्शन की गुणा होगी। ठीक है, और वो वर्तमान कीमतों से जब गुणा होकर वो मौद्रिक मूल्य निकलेगा, तो आप यकीन मानिए कितनी आगे जाकर दिखेगी वैल्यू, कितना बढ़कर दिखेगा। और पूरा मीडिया में क्या चल जाएगा कि जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, देखिए जीडीपी बढ़ गई। पर एक्चुअल में वो हुआ नहीं। स्थिति क्या है आप समझ सकते हो। तो एक्चुअल जीडीपी में से ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जीडीपी में से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यानी हमने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया, वो घटा दीजिए, वो आपका ग्रीन जीडीपी आ जाता है। तो हमें पता है कि ये चाइना ने शुरू किया था 2004 में, फिर इसको 2007 के आसपास इसको बंद भी कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें हुआ ये कि जैसे ही आप इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को घटाते हो तो आपका जो जीडीपी होता है वो कम दिखता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का उत्पादन किया और 30 रुपये आपने मान लेते हैं पर्यावरण का नुकसान कर दिया, और उसके बाद जो वैल्यू आई 100 से कहाँ चली गई, 30-70 में चली गई, 30 क्या हो गया, कम हो गया। तो उससे क्या होता है, एक वैसे ही क्या होता है, एक मेंटली इफेक्ट पड़ता है देशों के बीच में कि हमारा जीडीपी घट रहा है, या लोगों के बीच में कि हमारा जीडीपी घट रहा है। तो इस वजह से उन्होंने 2008-9 के बाद उसको बंद ही कर दिया। ग्रीन मतलब जो आपका इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है उसको ऐड करना, आप सीधा जीडीपी निकालते हैं, एनवायरनमेंट जाए भाड़ में। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। भूटान विश्व का एकमात्र कार्बन ऋणात्मक देश है। बिल्कुल सही, क्योंकि भूटान छोटा सा है, ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, बहुत कम कार्बन का एमिशन होता है। ठीक है, कार्बन का एमिशन, कार्बन ऋणात्मक का मतलब होता है कार्बन का, जब कोई वस्तु जलती है और जब वो CO2 निकलता है तो हम कहते हैं कि हाँ कार्बन जल रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो कार्बन का उत्सर्जन सही नहीं होता पर्यावरण के लिए। पर वहाँ जब छोटा देश है, इंडस्ट्री नहीं है, गरीब देश है, तो उससे भी सही सी बात है, जब गरीब देश होगा तो कहाँ इंडस्ट्री होगी। तो हम कहेंगे कि वहाँ सबसे कम होता है कार्बन का उत्पादन। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अगली क्लास में किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक यानी जीडीपी डिप्लेटर की बात हो रही है। तो जीडीपी डिप्लेटर पूरा डिटेल में बता दिया था, फिर भी आपको एक समस्या थी। अब क्या थी, देखिए यह क्या होता है, हमने देखा था कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी बटे में रियल जीडीपी गुणा में 100, ये इसका अनुपात होता था। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलते हैं, सांकेतिक जीडीपी, और वास्तविक जीडीपी को क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। तो यह सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि यह उत्पादन में वृद्धि की सीमा को दर्शाता है। नहीं, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप गलती से इसको सही मत कर देना। क्यों, क्योंकि जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, एक तो वो प्राइस को सेटलमेंट करता है। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि प्राइस को सेटलमेंट कैसे करता है, चलो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। पर यहाँ आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि उत्पादन में वृद्धि की सीमा को नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता, ये जो दिखाता है ये उत्पादन को नहीं दिखाता, ये दिखाता है एक्चुअल उत्पाद को।
और उत्पादन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये प्रोडक्ट को दिखाता है, क्योंकि मान लेते हैं प्रोडक्शन में वृद्धि तो कीमतों में वृद्धि के कारण भी हो सकती है, पर प्रोडक्ट में वृद्धि कीमतों की वृद्धि के कारण नहीं हो सकती। और जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो प्रोडक्ट को दिखाता है एक्चुअल में देखा जाए तो, कि एक्चुअल में प्रोडक्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा। क्योंकि याद करिए, जब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट देख रहे थे हम, तो हमने देखा कि यदि हम करंट प्राइस से अगर गुणा कर देते हैं तो नॉमिनल जीडीपी आ जाती है, और नॉमिनल जीडीपी हमेशा क्या आती है, ज़्यादा आती है रियल जीडीपी से। और रियल जीडीपी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है किसी वस्तु सेवा का, उसका गुणा होता है किसके साथ, प्राइस के साथ, और किस ईयर के, बेस ईयर के प्राइस के साथ। ठीक है, तो यदि हम प्राइस की वजह से यदि हम देखते हैं कि यदि हमारा जीडीपी प्राइस कीमतों की वजह से बढ़ रहा है, कीमत की वजह से बढ़ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी बढ़ा है। प्रोडक्शन तो बढ़ गया, देखने में तो लग रहा है प्रोडक्शन बढ़ गया, एक्चुअल में देखने में तो लग रहा है प्रोडक्शन बढ़ गया, पर उत्पादन नहीं बढ़ा। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे सिखाना चाहूँगा आपको। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक साल लेते हैं 2013 और 2021 ले लेते हैं, ठीक है, 2016 लेते हैं इसको। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1000 की 100 केजी गेहूं का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ठीक है, 2016 में 200 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ, और 1 केजी गेहूं का जो उत्पादन की जो वैल्यू थी वो मान लेते हैं 10 रुपये थी। तो 1000 रुपये की मौद्रिक मूल्य निकला, ये मौद्रिक मूल्य निकला, मुद्रा में हमने इसको मेजर कर लिया। तो जब ये मौद्रिक मूल्य निकला तो 1000 रुपये, भाई ये क्या होगा कि गेहूं की तरफ से उस वर्ष की जीडीपी में गेहूं का योगदान कितना हो गया, 1000 रुपये। ठीक है, हम उदाहरण के तौर पर, मुझे पता है कि 100 केजी गेहूं का उत्पादन नहीं होता, बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 2016 में 100 केजी गेहूं का ही उत्पादन हुआ, और 1 केजी गेहूं का मूल्य उस समय क्या था, 10 रुपये था। ठीक है, 2021 में क्या हुआ कि आपका 70 केजी गेहूं का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। एक्चुअल में जो 100 केजी गेहूं है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। और ये 1000 जो दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है, प्रोडक्शन दिखा रहा है, ये प्रोडक्शन दिखा रहा है। और 20 में हुआ क्या, 21 में हुआ क्या कि गेहूं की कीमत बढ़कर कितनी होगी, 20 रुपये। तो यहाँ पर कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो आप कहेंगे 140 रुपये, 140 रुपये की कुल प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 1400 रुपये हुआ ना, 140 कह रहा हूँ, 1400 रुपये। तो अब जरा यहाँ देखिए, अगर आप 2016 के सापेक्ष देखते हैं इसको, तो आप कहेंगे वाह क्या हुआ भाई, उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। पर एक्चुअल में नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, प्रोडक्शन आपको दिख रहा है बढ़ा हुआ, पर वो प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्ट की वजह से नहीं बढ़ा, उत्पादन की वजह से नहीं बढ़ा, वो बढ़ा है कीमतों की वजह से। यहाँ कीमतें 10 रुपये थी, यहाँ कीमतें बढ़ गई, वो प्रोडक्शन जो बढ़ी है महंगाई की वजह से बढ़ी है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बढ़ी आपकी। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप 100 रुपये का जो उत्पादन हो रहा है, और यहाँ देखेंगे यहाँ 100 रुपये का प्रोडक्ट हो रहा था उत्पादन, यहाँ पे 70 का हुआ, 70 ही प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ। तो ये जो अंतर दिख रहा है ना, जीडीपी डिफ्लेटर इसको समायोजित करता है, इसको एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, यानी ये उत्पाद की वृद्धि को बताता है कि उत्पाद कितनी हद तक बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो आप यहाँ से देखने से तो लग रहा है कि उत्पाद बढ़ा नहीं भाई, यहाँ से देखने से लग रहा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ये चीज़ गलत है, ये एक्चुअल में ये बढ़ना चाहिए था। अब यदि ये यहाँ पे बढ़कर 100 200 हो जाता तब, और यहाँ पे गुना 2, 2 दूनी 4, 4000 हो जाता, तब हम कहते प्रोडक्शन भी बढ़ा, उत्पाद भी बढ़ा, प्रोडक्ट भी बढ़ा। तो ये कह देना कि यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है, तो गलत है। हमें क्या दिखाता है, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट को बताता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो यह उत्पादन में वृद्धि की सीमा को दर्शाता है, उत्पादन में वृद्धि की सीमा को नहीं दर्शाता, किसको दर्शाता है, उत्पाद की वृद्धि को सीमा को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपको पता है कि जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ करता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल इसको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, लगभग 30 से 35 हो चुके होंगे, 30 से 35 अगली क्लास में कर लेंगे। तो यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप, मैंने जो शुरू में नंबर बताया, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, बहुत डिटेल में स्टडी चल रही है इसमें।